हेलो एवरीवन। इस वीडियो में वो कंटेंट डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर काफ़ी टाइम से डिबेट्स और आर्ग्यूमेंट चल रही है। काफ़ी यूट्यूबर्स के अलग अलग व्यूज़ आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेंट वर्सेस बाय अ हाउस, यानी कि घर खरीदे या रेंट पे ले। आपने काफ़ी सारी 1 मिनट की रील्स देखी होगी या यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स ने बताया होगा कि फॉर एवर आप एक रेंट पे घर पे रहोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको बस महीने का रेंट भरना है और स्ट्रेस फ्री आपकी सारी जिंदगी रहना है। ये इन्फॉर्मेशन तो गलत है नहीं, बट इसका सिर्फ एक तरफा व्यू बताया गया है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे एंगल्स से बताऊं और अपनी रिसर्च और एनालिसिस से बताऊं कि एक्चुअली क्या आपके लिए राइट डिसीजन होगा एज पर आपकी इनकम और आपकी हाउस होल्ड के हिसाब से। इस टॉपिक को हम 3 डिफरेंट एंगल से एक्सप्लोर करेंगे। एक होगा आपका फाइनेंशियल एंगल, एक होगा आपका इमोशनल एंगल और थर्ड होगा आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंगल। शुरू करते हैं फाइनेंशियल एंगल से। मान लीजिए एक घर की कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ के घर के ऊपर आपको 20% डाउन पेमेंट भरनी पड़ेगी, जो कि होगी 20 लाख रुपए, और 80 लाख रुपए तक आपको उसके लिए फाइनेंस मिलेगा। अब आज के टाइम पे बैंक ऑफ इंटरेस्ट का रेट चल रहा है लगभग 8.5 से 9%। उस हिसाब से इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको 70,000 रुपये महीने का EMI पड़ेगा। अब कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर मेंटेनेंस तो आता ही है। 1% मेंटेनेंस के हिसाब से आपको लगभग 8 से 10,000 रुपये महीने का मेंटेनेंस देना होगा। 80,000 रुपये महीने के आपको इस प्रॉपर्टी के ऊपर खर्चे करने होंगे। अब सुनकर तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा लगती है। कुछ लोग कहेंगे कि मेरी तो सैलरी इतनी नहीं है, बट घबराइए मत, इसके लिए काफ़ी सॉल्यूशंस और काफ़ी सारे इजी आंसर्स हैं। अब आते हैं हम रेंट की तरफ। अगर यही 1 करोड़ का घर आप रेंट पे ले तो आज के टाइम पे इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में जो रेंटल यील्ड है ये 2.5 से 3% चल रही है। मतलब सालाना रेंट जो है वो 3% ऑफ द प्रॉपर्टी रेट होगा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर 3% के हिसाब से 3 लाख रुपए इसका सालाना रेंटल होगा। अब उसको मंथली डिवाइड करूँ तो 25,000 रुपए। सिर्फ 25,000 रुपए आपको दे के आप इस प्रॉपर्टी में रेंट के ऊपर रह सकते हैं, और इस 25,000 में आपका मेंटेनेंस भी इंक्लूड होगा। अब ये कह के ये सुन के आपको लगा होगा यार ये तो 25,000 रुपये बहुत ईजी है, मैं यही भर के यहाँ पे रह सकता हूँ। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है रेंटल इंक्रीमेंट पर एनम। आप कोई भी रेंटल एग्रीमेंट अगर पढ़ोगे, मोस्ट ऑफ द एग्रीमेंट्स में लैंडलॉर्ड आपका रेंटल 8 से 10% पर साल बढ़ा सकता है। इस हिसाब से यही प्रॉपर्टी जहाँ पे आप 25,000 भर रहे हो, वो 10 साल बाद लगभग 50 से 55,000 आपको महीने का रेंटल भरना होगा, और 20 साल बाद यही प्रॉपर्टी के लिए आपको 1 से 1.25 लाख रुपए भाड़ा भरना होगा। अब अगर मैं यही कंपेयर करूं आपके EMI से, तो आप 70,000 का EMI 20 साल के लिए ऑलमोस्ट फिक्स देते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा अप डाउन हो सकता है, बट 0.5 या 1% का डिफरेंस ज्यादा मैटर करेगा नहीं। और आप जब यही बैंक से आप लोन लेते हो तो इसके साथ साथ आपको टैक्स बेनिफिट सब्सिडीज मिलते हैं। ये 9% लगभग डिडक्ट होकर 7% हो जाता है, जो एक काफ़ी डिसेंट नंबर है। अब इसको हम सेकेंड एंगल से देखते हैं, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जैसे कि अगर मैं घर खरीदने की बात करूँ, तो अगर आपने बैंगलोर में घर खरीदा है 1 करोड़ का, और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आती है मुंबई से या दिल्ली से, तो आप सोचोगे यार मैंने तो घर खरीदा है, इसकी EMIs भर रहा हूँ, मैं वहाँ पे नहीं जाता हूँ, यहीं पे जॉब देख लेता हूँ, चाहे आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्यों ना आई हो। सेम वे अगर आप रेंट के घर में रहोगे तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप यहाँ से वहाँ पे मूव कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अब अगर आप अपना खुद का घर खरीदते हो, इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होगा घर के रेनोवेशन या घर की मॉडिफिकेशन। हर एक फैमिली, हर एक इंसान चाहता है कि घर अपने हिसाब से सजाओ, डेकोरेट करो, उसको रेनोवेट करो। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको आपके खुद के घर में ही मिलेगी। जो रेंट का घर होगा उसमें आप ज़्यादा रेनोवेशन या मॉडिफिकेशंस नहीं कर पाओगे। उसके काफ़ी कारण है। पहले तो इतनी 8 से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करो और दूसरे घर में मूव हो जाओ, तो आप हर घर में तो रेनोवेशन करोगे नहीं। और दूसरा फैक्टर है लैंडलॉर्ड के काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, यहाँ पे ये मत करिए वो मत करिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी के फैक्टर में अब रेंट के घर में रहोगे तो उसमें आपको मॉडिफिकेशन का फ्लेक्सिबिलिटी का एंगल नहीं मिलेगा। सेम वे आप घर खरीदते हो तो यहाँ पे आपको मूविंग की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी।
अब आते हैं थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट एंगल पे, जो इमोशनल एंगल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंसान के सर पे छत होना। शायद आप आपका 2 वक्त का खाना, आपका फूड, बेसिक एजुकेशन, कोई भी इंसान कहीं से एडजस्ट करके ला सकता है, बट घर पे छत रहना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इमोशनली। आपको एक पीस ऑफ माइंड होता है, सिक्योरिटी होता है कि यार मैं खाना कहीं से भी एडजस्ट कर लूँगा, बट मेरे पास सोने के लिए एक घर है, मेरे पास सोने के लिए एक छत है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ माइंड और सिक्योरिटी होती है। रेंट के मामले में ये थोड़ा सा एंगल कम होता है। अब इसमें काफ़ी सारे और भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा हम देखते रहते हैं कि यार मैं रिमेनिंग जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा, मैं कहीं इक्विटीज़ खरीद लूँगा, कुछ और खरीद लूँगा। एक फाइनेंशियली आपको एक सिंपल कंपैरिजन बताता हूँ। अगर आप शेयर्स में, इक्विटीज़ में, स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हो तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? 12%। लेट्स से 10 साल बाद आप 120% कमा रहे हो। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने पहले घर खरीदने के वक्त नहीं बताया वो मैं बताता हूँ, कैपिटल अप्रिसिएशन। कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया में, इंडियन रियल एस्टेट में रिकॉर्ड है कि 8 से 10% जो हर साल अप्रिशिएट होती है। जैसे कि 1 करोड़ का घर 1 करोड़ 10 लाख हो गया और उसी हिसाब से वो बढ़ते जाएगा। तो 10 साल बाद जो घर आप खरीदना चाहते थे और आप बोलोगे कि मैं 10 साल बाद उसकी सीधा 1 शॉट पेमेंट देके खरीदता हूँ, तो वो घर 2023 में अगर 1 करोड़ है तो 2033 में वो घर 2 करोड़ या 2.25 करोड़ का हो चुका होगा। सो आप हमेशा उसके साथ पिकअप ही करते रहेंगे कि आप स्टॉक मार्केट के पैसे ऊपर आ रहे हैं तो घर की भी प्राइस बढ़ रही। सो आप बोलोगे कि यार आदित्य तुमने तो इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, कंक्लूजन तो बताओ कि एग्जैक्टली हम इस मामले में करें क्या। सो इसके लिए बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन ये है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ क्या है। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, क्या आपकी सैलरी 25 से 30% ऑफ दैट सैलरी आप घर में डाल सकते हो? उसके बाद क्या आपका घर चल रहा है? आपके पास फिर भी डिसेंट सेविंग्स बच रही है? आप अपनी लाइफस्टाइल डिसेंट तरीके से जी पा रहे हो या नहीं, ये आपको चेक करना है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि क्या आपकी जॉब एक लोकेशन पे फिक्स्ड है? क्या आपका बिजनेस एक लोकेशन पे फिक्स्ड है? अगर आपका जॉब और आपकी लोकेशन एक जगह पे फिक्स है और आपके पास इतनी 20% जो आप इनिशियली भरना चाहते हो वो डाउन पेमेंट भी रेडी है और 25 से 30% आप अपनी सैलरी का EMI कंफर्टेबली भर सकते हो, देन घर खरीदना ये डेफिनेटली एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है। अगर आप बहुत ही इनिशियल स्टेज में हो अपने करियर के, या आपकी जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है, आप कंटिन्यूसली मूव कर रहे हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, देन टिल द टाइम आपका इनकम स्टेबल हो जाए, आपके पास वो डाउन पेमेंट के पैसे हो और आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाए, आप थोड़े से साल वेट करके आप फिर ये डिसीजन ले सकते हो। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको किस तरीके के वीडियो फ्यूचर में चाहिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है प्लीज़ तो ही सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स के वीडियोज़ लाते रहूँगा और आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से और भी नए वीडियोज़ जनरेट करते रहूँगा। थैंक यू सो मच।